ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल ईरान में भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों देशों के बीच दुश्मनी अब भी कम नहीं हुई। जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद किए जाने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान ने अमेरिकी दावे को सिरे से खारिज कर थोड़ा बहुत नुकसान होने की बात स्वीकार की है। लेकिन इस बीच ईरान ने यह भी दावा कर दिया कि उसके परमाणु केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब इस बात को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने और भी पुख्ता कर दिया, जिससे इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ गई। दरअसल राफेल ग्रोसी ने रविवार को कहा कि ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम अब भी मौजूद है और ईरान आगामी कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु क्षमताओं को तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, ईरान के पास जो क्षमताएं हैं उनके आधार पर यह संभव है कि वो कुछ ही महीनों में या इससे भी कम समय में फिर से कुछ सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स चालू कर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दावा करना गलत है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान की सारी परमाणु क्षमताएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान के परमाणु केंद्र फोर्डो, नतांज और एस्फहान जैसी ईरानी साइटों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन ग्रोसी का मानना है कि ईरान एक अत्यधिक विकसित परमाणु तकनीक वाला देश है। उसके पास जो वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी क्षमताएं हैं उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों को ये चिंता है कि भले ही ईरान की परमाणु साइट्स को नुकसान पहुंचा है या उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट खोए हैं, लेकिन उसने जो ज्ञान और तकनीक समझ विकसित की है वो अब स्थायी है। राफेल ग्रोसी से ये भी पूछा गया कि अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने कहीं अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटा तो नहीं दिया। इस पर उन्होंने कहा कि हमें अभी ये स्पष्ट पता नहीं है कि उस सामग्री का क्या हुआ होगा। हो सकता है कि कुछ हिस्सा हमलों में नष्ट हुआ हो और कुछ अन्य जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया हो। बता दें कि इजराइल ने इस महीने की शुरुआत में ईरान पर हमले किए थे ताकि वो ईरान के परमाणु हथियार निर्माण की संभावनाओं को समाप्त कर सके। बाद में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका ने ईरान के फोर्डो, नतांज, एस्फहान परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि उसने परमाणु बम बनाने के क्षेत्र में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान और इजराइल के बीच जंग 12 दिनों तक चली थी। इसके बाद सीज फायर हो गया। हालांकि दोनों देशों के बीच दुश्मनी अब भी वैसी की वैसी है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर आज मातम और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोग हाथों में झंडे, आंखों में आंसू और दिलों में बदले की आग लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये गुस्सा है इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान के आला अधिकारियों के मारे जाने का। आज उन्हें जब आखिरी बार सलामी दी गई तो दिल में गुस्से की आग भरी थी, तो वहीं लोगों की आंखों में आंसू भी थे। एक तरफ इजराइल के साथ युद्ध में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी उसके परमाणु ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। लेकिन इसके बावजूद अली खामेनेई की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसकी साफ झलक दिखाई दी जब रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने राजधानी की आजादी स्ट्रीट पर जुटकर इन राष्ट्र नायकों को विदाई दी। इतना ही नहीं, इस दौरान लोगों के हाथों में खामेनेई की तस्वीर भी दिखाई दी, जो ईरान की एकजुटता को साफ तौर पर दिखा रही थी। जनाजे में शामिल हुए लाखों लोग ईरानी झंडे लहराते दिखे और अमेरिकी इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ईरान में सरकारी ऑफिसों को बंद कर जनाजे में शामिल होने की भी परमिशन इस दौरान दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जनरल सलामी और हाजीजादे दोनों 13 जून यानी कि युद्ध के पहले ही दिन मारे गए थे, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से व्यापक सैन्य कमांडरों के खिलाफ अभियान शुरू किया था।
इस अभियान में सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि तेहरान के मुख्य मार्ग और पूरा 4.5 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है वो लोगों से भरा हुआ था। हालांकि बता दें कि इस जनाजे में शव यात्रा के टेलीविजन प्रसारण में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई नजर नहीं आए। युद्ध शुरू होने से पहले से वो पब्लिकली नहीं दिखे हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार इस शव यात्रा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, रिवोल्यूशनरी गार्ड की विदेशी शाखा, कुदस फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी और खामेनेई के सलाहकार जनरल अली शामखानी भी शामिल हुए। शामखानी इजराइल के पहले हमले में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती हुए थे। युद्ध विराम के ऐलान से 12 दिन पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने करीब 30 ईरानी कमांडर, 11 परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, जबकि 8 परमाणु संबंधित प्रतिष्ठान और 720 से ज्यादा सैन्य बुनियादी ढांचे की जगहों को निशाना बनाया गया। वॉशिंगटन स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समूह के अनुसार कम से कम 417 नागरिकों सहित 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आई, लेकिन जब ये जनाजे की तस्वीरें आज सामने आई तो साफ तौर पर दिखा अली खामेनेई की लोकप्रियता अभी कम नहीं हुई है। उल्टा इस युद्ध में जिस तरह से इजराइल ने हमले किए और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमले किए, उसके बाद खामेनेई की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है। गाजा में एक सुबह ऐसी हुई जब हवा में बारूद थी, जमीन पर राख और एक हर गली में जनाजा। ये डरावना मंजर गाजा का है, जहां इजरायली हमलों में कम से कम 72 लोगों की जान चली गई। इनमें से 12 लोग गाजा सिटी में फलस्तीन स्टेडियम के नजदीक बने शरणार्थी शिविर में मारे गए, जहां पर बेघर होने के बाद वे लोग रह रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि छत के नीचे भी मौत मिल सकती है। ये लोग तब मारे गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में अगले सप्ताह युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की संभावना जता दी थी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास मुवासी में तंबुओं के शिविर पर इजरायली हमले में 3 बच्चे और उनके माता पिता भी मारे गए। रिश्तेदारों ने बताया कि उन पर हमला सोते समय हुआ। सवाल ये कि उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? आखिर जिन बच्चों ने सपने बुनना अभी शुरू किया था, उन बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जान इस हमले में गई? सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गाजा में शांति फिर लौटेगी। शांति किसके लिए? जिनके घर मलबे में बदल चुके हैं या जिनकी लाशें उठाने वाले भी अब थक चुके हैं। मार्च से युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत हर दिन लाशों की गिनती बढ़ रही है। हर घर में मातम, हर मां की आंखों के सामने सब कुछ चूर चूर हो रहा है। गाजा अब एक शहर नहीं, एक जिंदा कब्रिस्तान बन रहा है। और सबसे डरावनी बात ये कि पूरी दुनिया ये सब देख रही है चुपचाप। शिफा अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो जिस स्टेडियम पर हमला हुआ वहां विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया था। शिफा अस्पताल में ही मृतकों के शव लाए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 20 से ज्यादा शवों को नासिर अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को पूर्वी गाजा शहर की एक सड़क पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हुई। उनके शवों को अल अहली अस्पताल में ले जाया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध विराम समझौता हो सकता है, ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि हम गाजा पर काम कर रहे हैं, इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालात से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि इजराइल के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेर्मर गाजा संघर्ष विराम, ईरान और दूसरे विषयों पर वार्ता के लिए अगले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंचेंगे। गाजा में अब भी 50 इजरायली नागरिक बंधक बने हुए हैं, लेकिन इनमें से बमुश्किल 25 के ही जीवित होने की संभावना है। 7 अक्टूबर 2023 जब फलस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर हमला कर वहां करीब 1200 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या की, 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर बंधक बना लिया गया। उसी के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान करते हुए गाजा पर हमले शुरू किए। इजरायली हमलों में अब तक 56,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं और गाजा की ज्यादातर इमारतें बमबारी में ध्वस्त हो चुकी हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने करीब 3 महीने तक गाजा की खाद्य सामग्री और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी रोकी रखी और उसके बाद जो तस्वीरें आई वो अपने आप में डरावने वाली हैं। गाजा अब गवाह है
कि उस पर जो हमला हुआ वो कितना खतरनाक था। गाजा में जिस तरह की तबाही अब अभी भी देखने को मिल रही है वो बयां करती है उस 2023 की सच्चाई को जब पहली बार हमले हुए थे। लेकिन क्या शांति वापस लौट पाएगी? ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, लेकिन जवाब अब तक नहीं।